समाचार न्यूज सुना होगा कि मोदी जी की सरकार ने एक लोगों को झलक दिखाया था कि SC ST का आरक्षण खत्म कर दिया जाए। आज महिलाओं की आरक्षण खत्म करने की बात चल रही है। बाबा साहब ने जब आरक्षण दिया था उस समय बाबा साहब ने बड़े सोच समझ के भविष्य की बातें लिखी थी कि उस समय को स्थिति जो था SC ST के लोगों को, OBC के लोगों को, विशेष करके हमारे देश की नारी शक्ति महिलाओं को हर समाज में उनको ताड़ना का, पड़तालना का शिकार बनाया जाता था, उनको पैर की जूती समझा जाता था। बाबा साहब ने वो आजादी दिलाने का काम किया, वो आरक्षण देने का काम किया। आज लोग ये कहते हैं कि आरक्षण गलत है। इस पूरे दुनिया के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो आरक्षण नहीं देता। बाबा साहब ने अपने परिवार के लोगों में से कुछ हिस्से में आरक्षण दिया, क्या गुनाह कर दिया? आज हमारे परिवार में अगर 4 बेटे हैं, 4 बच्चे हैं, एक बेटा सबसे ज्यादा कमजोर है तो उसकी माँ उसको भी 1 गिलास दूध फालतू पिलाती है, एक फल उसका बाप ला करके ज्यादा देता है। ये आरक्षण नहीं तो क्या है? बाबा साहब ने भी वही किया। हमारे देश का दलित समाज, हमारे देश का पिछड़ा समाज काफी पीछे था, काफी मजबूर था, काफी परेशान था और वो आज भी है। इसलिए उन्हें आरक्षण दिया, उनको अधिकार दिया, उनको जीने का अधिकार दिया। आज लोग विरोध करते हैं आरक्षण बंद कर दो। हमारे माताएं बहनों को, हमारे महिलाओं को हर तरह की दिक्कत, एक तरह से बहुत बड़ी गुलामी थी। जब महिला घर में आती थी तो उनके लिए सारा काम था कि घर में झाड़ू वो लगाएगी, बर्तन वो धोएगी, खाना वो बनाएगी, कपड़ा वो धोएगी, लोगों का, बुजुर्गों का गुलामी वो करेगी। इस तरह का जो है उनके साथ अन्याय था, उस अन्याय को बाबा साहब ने आरक्षण देकर के खत्म किया और आज महिलाओं को कंधे से कंधे मिला करके अधिकार दिया। और आज केंद्र में बैठी हुई सरकारें चाहती है कि उस आरक्षण को खत्म कर दिया जाए। ये नहीं होगा, क्योंकि अभी हमारे एंकर महोदय ने निर्देश दिया है कि कम शब्दों में ही बोला जाए, क्योंकि कल्चर के प्रोग्राम चलेगा और आप सबके बीच में बोलने का मौका मिलेगा और बहुत सारी बातें बोली जाएगी। लेकिन आप लोगों को जब यहाँ से आप लोग जाओ तो अपने गली मोहल्ले में, अपने क्षेत्र में जरूर इस बात का प्रचार करो कि आप लोग जागरूक बन जाओ। और नहीं तो कहीं ना कहीं हमें 15 अगस्त 1947 के पहले वाला दिन देखना पड़ेगा। तो इसके लिए आप लोगों को तैयार होना पड़ेगा, कसम खाना पड़ेगा, प्रतिज्ञा करना पड़ेगा, नहीं तो फिर से एक बार हमारा समाज गुलाम हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर। मैं मंच पे बैठे श्री यादव जी और टीम से मैं गुजारिश करूंगा कि हमारे बीच में मेहमान बैठे हैं जो दर्शक दीर्घा में है, जस्टिस बी ईश्वरैया जी, और उनको ससम्मान मंच पे लाने की कृपा किया जाए। और उनके लिए जोरदार ताली दर्शक दीर्घा से पी ईश्वरैया जी के लिए। ये आंध्र प्रदेश में चीफ जस्टिस के रूप में काम किया है और हम सब के प्रोग्राम में हमेशा शिरकत रहता है। इनका मार्गदर्शन हम सभी का सर्वोपरि है। इतना ही नहीं, एक सामाजिक संस्था जो SRA के नाम से प्रचारित है और इनका भी बहुत बड़ा सहयोग ईश्वरैया साहब के लिए। दूसरे, आज एक बहुत ऐतिहासिक रामलीला मैदान के अंदर हम लोग का ऐतिहासिक दिन है, शुरुआती दिन है। कल तक कार्यक्रम चलेगा और इन तमाम मुद्दे पे एक से एक वक्ता का लिस्ट मेरे पास उपस्थित है, उपलब्ध है। हमारे जस्टिस के रूप में, न्यायाधीश के रूप में, न्यायमूर्ति के रूप में मंच पे सुबह से आसन ग्रहण किए हैं, उनका नाम है BN बाग साहब। जोरदार ताली आप लोग से गुजारिश करूंगा BN बाग साहब के लिए। हमारे बीच में दिल्ली ही नहीं, पूरे देश के कोने कोने में प्रचारित पैगाम संस्था है, जिसके चीफ या जिसके मैं कह सकता हूँ मुखिया यहाँ उपस्थित हैं, तेजेंद्र सिंह झल्ली साहब। उनके लिए भी संस्था के तरफ से कोटि कोटि नमन निबंधन। और आप तमाम बंधुओं से गुजारिश करूंगा कि हमारे न्यायाधीश महोदय के लिए, आगंतुक के लिए जो उपस्थिति इन्होंने दूर दूर से आकर के दिया है, उन सब के लिए जोरदार ताली बजते रहनी चाहिए, जिससे मनोबल बढ़ा रहेगा और हम लोग के बीच में उपस्थित होकर हम सभी भाई बहनों को मार्गदर्शन मिलते रहेगा।
अगला वक्ता के रूप में हम लोग के बीच में रामपाल प्रजापति साहब उपस्थित हैं बांदा यूपी से। मैं उनसे गुजारिश करूंगा, रामपाल प्रजापति साहब से, अखिल भारतीय प्रजापति महासभा के हैं। रामपाल प्रजापति साहब मेरी आवाज सुन रहे हैं तो कृपया मंच पे आए। ये भी उपस्थित नहीं है, शायद जलपान के लिए गए होंगे, क्योंकि 2 दिन का समय निकाल करके यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। हमारे बीच में पंजाब से हमारे क्रांतिकारी साहब माननीय जसपाल खीवा साहब पधारे हुए हैं। उनसे अनुरोध है कि वो मंच पर पधारे। माननीय खीवा साहब। अरे लल्लो, एक कैरेट लाके पानी की रख देना इधर यार। कहाँ पे? साथियों, कहीं पे भी आज मैं थोड़ा सा आप लोग का परिचय दे दूं। हम लोग के जो मुद्दे हैं वो आपके बगल में लगाए जा रहे हैं। ये मुद्दे हम सब सिर्फ बहुसंख्यक समाज, जिसको हम लोग SC, ST, OBC माइनॉरिटी के रूप में लेते हैं, पानी कैरेट दे दो उनके लिए है। जबकि हमारी आबादी 85 से 90% आकलन है, जो 2011 का जातिगत जनगणना हुआ था, जिसको प्रचारित नहीं किया गया है, प्रसार नहीं किया गया है। उस आंकड़े के तहत 52% OBC की आबादी थी। उसी से संबंधित हमारे SC माइनॉरिटी इन सब की आबादी, जो कि लगभग 85 से 90% होती है। उन सब आबादी के लिए उपेक्षित के रूप में जो हमारे सरकार में, जो हमारे संसाधन पे जो बैठे हैं, जैसे कि आप लोग जानते हैं, न्यायपालिका, विधेयिका, मीडिया, व्यवसायिक और अन्य संसाधन पे कब्जा जो है मात्र 10% के लोगों का बना हुआ है। उन संसाधन में सबसे पहला हम लोग का मांग है कि देश के अंदर जाति की गणना की जाए और उसे एक्चुअल डाटा सभी जगह पे प्रचार प्रसार हो, जिससे ये पता चले कि किसकी कितनी भागीदारी है और कौन है जो कि पिछड़े हुए हैं, किनकी है जो कि राजनीति में, मीडिया में, व्यवसाय में बोल दिया उपस्थिति नगण्य के रूप में है। इन सब को प्रचार करेंगे तभी पता चलेगा और तभी हम लोग की भागीदारी, हमारे जो महानुभाव, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, विधायक होते हैं या काउंसलर होते हैं, वो अपने अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे। अन्यथा जब तक पता नहीं चलता तब तक सिर्फ हम लोग हैं जो कि अपनी डफली अपनी राग करते रहेंगे कि कितनी किसकी। और ये हकीकत भी है कि कहीं न कहीं छुपाने का तो कुछ राज है, जिसके वजह से जाति जनगणना नहीं कराई जा रही है। हमारे जुडिशरी में, कोर्ट में, जो उच्च न्यायपालिका है, जो सुप्रीम कोर्ट है, बड़े बड़े PSU है, कंपनी है, उन सब में हमारे बच्चे
रोजगार के लिए जाते हैं, लेकिन बहुत कम वेजेज में। उसके अंदर भी जो अच्छी मलाईदार पोस्ट होती है, जो आराम पूर्वक किया जा सकता है, वो अपने लोगों को ही देते हैं। चाहे वो लेटरल एंट्री की बात हो या अन्य मुद्दे की बात हो, तो हम तो मांग करते हैं कि ठेकेदारी में हिस्सेदारी हमारे बहुसंख्यक समाज को भी मिलना चाहिए, जिससे हम अच्छे व्यवसायी बन पाए। क्योंकि जब तक व्यवसायी नहीं बनेंगे, तब तक हम एक अच्छे अपने मनपसंद के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं चुनेंगे, विधायक नहीं चुनेंगे, काउंसलर नहीं चुनेंगे। क्योंकि सब लोगों के पास जो संसाधन है, हमारे जो जमीन रूट से उठ करके आते हैं, उनके पास संसाधन की कमी है। चुनाव आज इतने महंगे हो गए हैं कि एक तो लंबी मेहनत करके, मोटी पैसा दे करके टिकट लेते हैं और मोटी रकम के खर्च से वो जो एक जनप्रतिनिधि के रूप में बनते हैं। तो इसलिए हमारे जो अच्छे कर्मठ कार्यकर्ता हैं, जो आपके काम, जो खेत खलिहान से चल के आते हैं, जो आपके बात को जानते हैं, वो न तो राज्यसभा, न लोकसभा, न विधानसभा, न विधान परिषद में रख पाते हैं। इसकी वजह से विकास के रूप में बिल्कुल अछूते हैं। उसके वजह से हमारे बच्चे कोई अच्छे संसाधन नहीं होने की वजह से उच्च शिक्षा भी नहीं ले पाते हैं, अच्छी इंग्लिश मीडियम के स्कूल में नहीं जा पाते हैं। समान शिक्षा हमारे भारत में है नहीं कि सबको एक समान शिक्षा मिले। तो इन सब की वजह से लगभग 25 मुद्दे, जो अभी कुछ समय में हमारे मुद्दे की किताब बटेगी आपके पास, और उसको लेकर के आप लोग अपने अपने घरों में जाएंगे और पढ़ करके अपने बच्चे से भी पढ़वाएं। हमारे महापुरुष का भी फोटो लगा हुआ, और उन महापुरुष का क्या बलिदान रहा है और उनको क्यों छुपाया गया। हमारे महापुरुष तो जैसे एग्जाम्पल में मैं कह रहा हूँ, एक हमारे वीरांगना झलकारी बाई थी, उनको है जो कि उनकी रानी को झांसी की रानी का नाम दे दिया गया। ऐसे ही आज बहुत सुखद दिन है। मैं आप लोग को बोलना भूल गया कि आज महिला के जो सबसे पहले शिक्षिका सावित्रीबाई फुले थी, उनका आज पुण्यतिथि है। उनके पुण्यतिथि पर मैं आप तमाम जनता जनार्दन से, उपस्थित लोगों से ताली के साथ 1 मिनट का मौन धारण करूंगा, क्योंकि आज उनका पुण्यतिथि है। और जो विराजमान है हमारे इस पंडाल के अंदर और इस मंच के ऊपर, मैं उन तमाम लोगों से मैं आज गुजारिश करूंगा कि माँ सावित्री फुले जो महिला की पहली शिक्षिका, और एक बात इसके साथ जोड़ देता हूँ, इसी के अंदर फातिमा शेख भी थी। जब महिला शिक्षिका को उसके ससुर वाले सास ससुर ने, ससुर सास थी नहीं, जो ससुर ने उनको निकाल दिया घर से, तो वो पहली महिला मुस्लिम महिला थी फातिमा शेख, जिन्होंने अपने मैं माफी चाहूंगा, आज जन्मदिन है, खुशी का दिन है, आज जन्मदिन है। मुझे थोड़ी सी गलतफहमी हो गया था। आज माता सावित्री का जन्मदिन है, एक उत्सुक का माहौल है, और उसके लिए जोरदार ताली। और हमारे बीच में विजेंद्र पाल सिंह बघेल जो उत्तर प्रदेश से आए, उनके लिए भी नमन अभिनंदन। अच्छा, हम सब के बीच में अभी हमारे बीच में दिखने में आत्मानंद प्रकाश जी हैं, आत्मानंद प्रकाश जी, सुखबीर जी, गीता यादव जी बुराड़ी से हैं, उनको मैं नमन अभिनंदन धन्यवाद कहता हूं। और दिन रात मेहनत करके उन्होंने कई जगहों से बस भरने की प्रयास किया है, और कई सारे बसेस लेकर के आ चुके हैं और आने वाले हैं। तो उनके लिए आत्मानंद प्रकाश जी हमारे छोटे भाई कहीं अगर हैं, तो मैं गुजारिश करूंगा कि मंच में आए। सभा आपके लिए उत्सुक है जानने देखने के लिए। आत्मानंद प्रकाश जी नहीं है तो साथियों, जैसे कारवां जो हमारा दिल्ली के कोने कोने से और देश के दूसरे क्षेत्रों से भी आ रहे हैं, इसी कारवां में मैं स्वागत करना चाहूँगा लेखा राम जी का, जो कि अध्यक्ष देवा के हैं। तो भी समाज का दिल्ली का सबसे बड़ा संगठन है। जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत कर दिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद।
देखिए, ज्ञान की भूमि नालंदा से, और ऐसे तो मैं भी नालंदा से हूँ, बुराड़ी में मैं भी रहता हूँ। मैं अनिल कुमार पटेल, और हमारे गृह जिला से हमारे बड़े भाई सामाजिक लेवल पे दिन रात एक करने वाले गोपाल शरण साहब से मैं चाहूँगा कि वो हम सबको मार्गदर्शन करें, अपनी बात कम समय में रखें, क्योंकि वक्ता का लिस्ट हमारे पास बहुत सारे आ गए हैं। ये हमें रूपरेखा बताना जरूरी था कि आज जो हम लोग ऐतिहासिक मैदान में बैठे हैं उसका क्या उद्देश्य है, किस लिए हम लोग बैठे हैं। आइए गोपाल जी, जोरदार ताली गोपाल जी के लिए। नमो बुद्धाय। चेयर पे चढ़ के देखो। भीमराव अंबेडकर की जय हो। मैं आज विश्व के इतिहास के उन पन्नों को पलटना चाहता हूँ जो मगध ने पलटा था। मगध की वह शक्तियाँ जो स्थान तक राज करती थी, नालंदा की वह ज्ञान गरिमा जो विश्व से टकराई थी। मैं आज रामलीला मैदान, जिस राम के नाम पर करोड़ों आदमी बौखला रहे हैं, वह पता नहीं है वह जाति से क्या है, वह कुर्मी थे, वह जाति बचाने से डरते हैं वर्ण व्यवस्था के नाम पर। इस देश में वर्ण व्यवस्था के नाम पर जितना दलितों को, पिछड़ों को और किसानों मजदूरों को दलित किया गया है, उसका जब आज़ादी मिलने के बाद उनको यह पता लगने लगा है कि उनकी ख्वाहिश को जो दबाया गया है, उन्हें दबाया गया है, वह क्या करेंगे। अभी इस माहौल में जितना पंडाल लगा है, दिल्ली के जगहों में घूम रहे होंगे, लेकिन अभी वो चेतना नहीं है कि रामलीला मैदान में जो नहीं, अभी तो ठीक चल रहा है। कई संगठनों का सभी राष्ट्रों के लोग यहाँ जमा हो रहे हैं और होंगे। तो हमारे लोग सिर्फ नौकरी करना चाहते हैं, हमारे लोग सिर्फ कुछ पैसा कमाना चाहते हैं। सामाजिक और राष्ट्रीय चेतना बहुत कम में है, राजनीति तो है ही नहीं। कुछ देश राज्यों में हमारे मुख्यमंत्री हैं, अभी कुछ दिन ज्यादा रह जाते हैं तो उनको पैसे तोड़ा जाता है, यह सारी चलती है। आज जो प्रॉब्लम आ रहा है, जिन लोगों ने नौकरी के लिए लोगों को लाते थे, उनको पेंशन देते थे, उन्होंने बंद कर दिया है। यह आरएसएस राष्ट्रीय जनता पार्टी बाद में आई है और पार्टियां बाद में आई है, उसकी जड़ में आरएसएस है। वह ब्राह्मणवादी परंपरा है और उन्होंने जो एक रुतबा कायम करते आया था, लेकिन आज़ादी के पहले उन्होंने कोई देश को आज़ाद करने के लिए कभी नहीं किया। जहाँ तक मैं अपनी बात बिहार की बात करता हूँ, अभी कुछ दिन पहले जो संगठन बना है उसमें नीतीश जी शामिल हुए हैं। इसमें बौखलाहट होने लगी है प्रधानमंत्री तक के और आरएसएस के लोगों को। नीतीश जी ने कहा है कि मैं इन पार्टियों को छोड़कर मरने दम तक नहीं जाऊंगा। वहाँ आज जो पूरे देश में वैसे पार्टियां को, वैसे राज्य के सरकार को दमन करती है, जिसमें हजारों को उनको छापा मार करके उनको निरस्त कराता है। जैसे अभी दिल्ली में भी इस पार्टी के उप मुख्यमंत्री को जेल में भेजा है, या फिर आगे अपने एक भी पार्टी के व्यक्ति को उन्होंने, प्रधानमंत्री ने नहीं कहा कि कोई अच्छा काम किया है, या खाली सभी को एक समान मानने के लिए भाषण तो करते हैं, लेकिन जहाँ तक नौकरी खत्म हो रही है, नहीं मिल रही है, दूसरी बात है अपने को बैकडोर से लाते हैं। मैं थोड़ी सी बात कहना ही चाहता हूँ। मैं हूँ डॉक्टर गोपाल नालंदा। मैंने 70 में नौकरी छोड़ दी, इसलिए कि नौकरी हमारे घर में आज 35 आदमी करते हैं, वह सभी भिखमंगे हैं, सरकार के पैसे से करते, समाज राष्ट्र मानवता उनमें दिल में नहीं है, इसलिए कि वो सामाजिकता को जानते नहीं है। मैं 70 में छोड़ने के बाद सबसे पहले कॉलेज खोला। मैंने 5 कॉलेज में काम किया, 5 कॉलेज चल रहा है। मैंने नालंदा यूनिवर्सिटी के लिए, जिसके पहले रविन्द्रनाथ टैगोर ने भेजा था कि नालंदा की खुदाई होगी, वहाँ जिस समय विद्यापीठ की स्थापना हो रही थी तो नालंदा विद्यापीठ की स्थापना कराई थी सत्यपाल धवले के द्वारा। उसके बाद राजेंद्र बाबू वर्मा गए हुए थे
तो वहाँ पर उन्होंने कहा कि नालंदा है, वो उनकी भूल थी। नालंदा था, नालंदा है नहीं। जैसे ही वो लौटे अपने भारत में तो तुरंत बैठक किया और बिहार गवर्नमेंट को कहा कि नालंदा के लिए एक संस्था बनाई जाएगी। उस समय संस्कृत के लिए संस्था बनी, जैनियों के लिए बना और नालंदा के इतिहास को अमर करने के लिए किया गया। एक बड़ी बात है कि आज मैं नालंदा विश्वविद्यालय का फाउंडर हूँ। 15 को स्वतंत्र 10 बीघा जमीन लेकर के नालंदा यूनिवर्सिटी का फाउंड किया गया। मैंने 5 प्रधानमंत्री, 4 प्रधानमंत्री, 5 राष्ट्रपति से मिला हूँ और वो आज अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय हो गया। जहाँ तक मुद्दे की बात है उसमें ज़्यादा आप लोग जानकार हैं। मैं तो कभी सर्विस नहीं किया, मुझे कभी उस देश को झेलना नहीं पड़ा। लेकिन जो सेंट्रल सरकार जो कर रही है काम, वह नीचे तबकों के लिए हानि है। उसके लिए आपको मर मिटना है, संघर्ष करना है और जीवन की बाजी लगा दे, तब देखिए उन्हें 80% का क्या। नमो बुद्धाय। नारायण गोपाल नारायण। धन्यवाद गोपाल जी। हम सब के बीच में ऑल इंडिया बैकवर्ड क्लासेस फेडरेशन रजिस्टर्ड है संस्था, जिसके कुलवंत सिंह मल्ली साहब प्रेसिडेंट हैं। सर गुरनाम सिंह सैनी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट उपस्थित हैं। सर अमरजीत सिंह निजर सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के रूप में उपस्थित हैं। सर बलजीत सिंह बल्ली वाइस प्रेसिडेंट के रूप में उपस्थित हैं। श्री प्रमोद कुमार जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं। उन सबको हमारे संस्था के बहुसंख्यक समाज की तरफ से दिल की गहराई से अभिनंदन करता हूँ। और विधिवत हम लोग का जो हमारे माननीय अतिथिगण चीफ जस्टिस साहब उपस्थित हैं और अभी जस्ट कुछ समय में हम लोग दीप प्रज्वलित कर सभा का सुचारू रूप से आरंभ करेंगे। धन्यवाद। इसी बीच हमारे बीच में आदरणीय दामोदर प्रसाद जी जो कि रिटायर्ड जज पटना से आए हैं, हम इनका स्वागत करते हैं और सरकार तालियों के साथ स्वागत करते हैं। ये नीचे रख दो। और एडवोकेट प्रदीप जी भी हमारे जो कि डायमंड परिवार से हैं, वो आए हैं, हम उनका भी स्वागत करते हैं। भैया इनको दे दो। भैया दे दो, ठीक है। वो जवाहर सिंह मीना जी जो कि अध्यक्ष है मीना समाज से, हम इनका भी वेलकम करते हैं आज की सभा में। हमारे बीच में माननीय सीताराम शास्त्री जी जो कि साउथ दिल्ली से बस लेके आए हैं, वो बड़े ही जुझारू और कर्मठ कार्य करता है, हम उनका भी स्वागत करते हैं माननीय सीताराम जी। हमारे श्रीकांत पाल जी एडवोकेट क्रांतिकारी साथी जो प्रदेश अध्यक्ष ऑल इंडिया फेडरेशन से हैं, उनका भी हार्दिक अभिनंदन स्वागत। जहाँ भी लोग मंच पर आए, माननीय श्रीकांत पाल साहब और हमारे जवाहर सिंह मीना साहब जो मीना समाज के अध्यक्ष हैं, उनका भी हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। तो दोनों मंच पर आए, माननीय मीना साहब। धन्यवाद। जैसा कि मैं आपको बताया पूर्व में, इसमें फंसा दो। हमारे जस्टिस बी ईश्वरैया साहब, बी एन बाग साहब, अन्य जस्टिस और अतिथिगण से गुजारिश है, तेजेंद्र सिंह झल्ली साहब, पैगाम संस्थापक बोला है ना, कोहली साहब, हमारे अखिल भारतीय यदुवंशी महासभा के अध्यक्ष जी, आप सभी तमाम अतिथि आए और दीप प्रज्वलित कर सभा को प्रारंभ करें। माननीय अतिथि को लाए। फुल फ्रेम कर दे। इधर आ तो खड़े हो ना। मैडम आप भी आइए। सर खड़े हो जी। अरे यार ये गाना बजा। गाना को बंद कर दीजिए, गाना बंद कर दीजिए। ये ऑन से क्यों चला दिया, किसने चला दी? हाँ सॉन्ग बंद कर दीजिए। अरे कमाल हो गया। कौन है ढीला कर? ढीला कर। एक बार क्लिप लगा दो, ये क्लिप लगा दो, एक बार क्लिप लगा दो। आ जाओ, ये बंद करना चला, ये दृश्य लेना।
ये क्लिप लगा दो। ये आशा चंद्रा जी, गीता जी आए ऊपर मंच पे, दीप प्रज्वलित में आप लोग भी आए। गीता जी मुरारी से, आशा चंद्रा जी पैगाम, अन्य साथीगण मलेशिया है। दर्शक दीर्घा से ताली की कमी होती है, इसको पूरा करें। हमारे बीच में देवी शंकर जी, सत्यपाल जी, सत्यनारायण जी जो कि हरियाणा से हैं, ऑल इंडिया बैकवर्ड क्लासेस से आए हैं, हम इनका भी स्वागत करते हैं। बिहार कालका जी से श्री जगबीर सिंह जी और श्री यादराम जी एक बस भर के लेके आए हैं, हम इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया अदा करते हैं। दो 3 मिनट 20 सेकंड का हुआ है शॉट, कट मार दिया। आएंगी सब आएंगी, तो वरिष्ठ है ना। अनुप